बाहर तूफान और बारिश थी। मैं घर में एकदम अकेली थी और तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मुझे नहीं पता था कि दरवाजा खोलते ही मैं सिर्फ एक अजनबी को नहीं बल्कि एक ऐसे अपराध को अंदर आने दे रही हूं जो मेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। ये कहानी है अपराध की, एक ऐसे अपराध की जिसकी सजा 20 साल बाद एक बेटे को मिली जो इन सबसे बिल्कुल अनजान था। तो क्या हुआ था उस रात, आइए जानते हैं। बसंत की शुरुआत थी। वनस्थली के रंगीन संसार में अरुण किरणों ने इठलाते हुए शुभ आगमन किया और देखते ही देखते सब कुछ चमक उठा। कोमल किसलय और कुसुमों की पंखुड़ियां बसंतपन के पैरों की तरह हिल रही थी। पीले पराग का अंगराग लगने से किरणें पीली पड़ गई। उसी कुसुम कानन में एक युवती काम करती थी, कामिनी। वो मालिन थी। फूल चुनती, माला बनाती, बेचती। उसका और कोई नहीं था, कोई अपना नहीं, कोई सहारा नहीं। कभी कभी उपवास भी करना पड़ता, लेकिन उसने ये काम कभी नहीं छोड़ा। आज भी वो फूले हुए कचनार के नीचे बैठी थी। अर्धविकसित कामिनी कुसुमों को बिना बेधे फंदे देकर माला बना रही थी। भंवरे आए, गुनगुनाकर चले गए। बसंत के दूतों का संदेश उसने नहीं सुना। मल्यपवन ने उसका अंचल उड़ाया, रूखी लटों को बिखेरा, फिर हट गया। लेकिन मालिन बेसुध थी। वो फंदा बनाती जा रही थी और फूलों को फंसाती जा रही थी। तभी तीव्र गति से दौड़ते हुए घोड़े के पदशब्द ने उसे त्रस्त कर दिया। वो डर गई, अपनी फूलों की टोकरी उठाई, सिर झुकाया और खड़ी हो गई। राजकुमार आज अचानक वायुसेवन के लिए उधर आ गए थे। उन्होंने दूर से ही देख लिया, ये युवती डरी हुई है। उन्होंने अपना बलवान घोड़ा वही रोक दिया और उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? कुरंगी कुमारी की तरह बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने कहा, मालिन, क्या तुम माला बनाकर बेचती हो? हां, यहां का रक्षक तुम्हें रोकता नहीं? नहीं, यहां कोई रक्षक नहीं है। आज तुमने कौन सी माला बनाई है? यही कामिनी की माला बना रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। राजकुमार मुस्कुराए, वाह, अच्छा, तुम इस माला को पूरी करो, मैं लौटकर इसे लूंगा। डरने पर भी मालिन ढीठ थी। उसने कहा, धूप निकल आने पर कामिनी का सौरभ कम हो जाएगा, मैं शीघ्र आऊंगा। कहकर राजकुमार चले गए। मालिन ने माला बना डाली। किरणें प्रतीक्षा में लाल पीली होकर धवल हो चली। राजकुमार लौटकर नहीं आए। तब वो उसी ओर चल दी जिधर राजकुमार गए थे। वो बहुत दूर नहीं गई होगी कि राजकुमार दूसरे मार्ग से लौटकर उसी स्थान पर आ गए। मालिन को न देखकर वो पुकारने लगे, मालिन, ओ मालिन। दूर जाती कोकिल की पुकार सा वो स्वर उसके कानों में पड़ा। वो लौट आई। हाथों में कामिनी की माला लिए वो वन लक्ष्मी की तरह लौटी। राजकुमार उस दिन के सौंदर्य को कुतूहल से देख रहे थे। कामिनी ने माला उनके गले में पहना दी। राजकुमार ने अपना कौशे उष्णीश, वो बेशकीमती वस्त्र खोलकर मालिन पर फेंक दिया। कहा, जाओ, इसे पहन कर आओ। आश्चर्य और भय से लताओं की झुरमुट में जाकर उसने आज्ञानुसार वो वस्त्र पहन लिया। जब वो बाहर आई तो उज्जवल किरणें उसके अंगंग पर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। राजकुमार मुस्कुराए, आज से तुम इस कुसुम कानन की वनपालिका हो, स्मरण रखना। इतना कहकर राजकुमार चले गए। मालिन अब वनपालिका असमंजस होकर मधुक वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसे क्या पता था कि यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी सुखद दिन था। बसंत बीत गया, गर्मी ने जलाकर रख दिया। फिर बारिश आई। कानन में हरियाली फैल रही थी। श्यामल घटाएं आकाश में और शस्य शोभा धरती पर एक सघन सौंदर्य का सृजन कर रही थी। वनपालिका के चारों ओर मोर घेरकर नाचते थे। संध्या में एक सुंदर उत्सव हो रहा था। फिर रात आई। वनपालिका की कुटिया को अंधेरे ने घेर लिया। मूसलाधार वर्षा होने लगी।
प्रकृति का मतवाला लाश से चल रहा था। वनपालिका अपनी पर्ण कुटीर के झरोखे से बाहर देख रही थी। तभी बाहर से एक कंपित कंठ में आवाज आई, आश्रय चाहिए। वनपालिका ने पूछा, तुम कौन हो? जवाब मिला, एक अपराधी। तब यहां स्थान नहीं है। बाहर से फिर आवाज आई, विचार कर उत्तर दो, कहीं आश्रय न देकर तुम अपराध न कर बैठो। वनपालिका विचारने लगी। फिर सुनाई पड़ा, विलंब होने से प्राणों की आशंका है। उसने निस्संकोच उठकर द्वार खोल दिया। आगंतुक ने भीतर प्रवेश किया। वो एक बलिष्ठ युवक था। साहस उसकी मुखाकृति थी। वनपालिका ने पूछा, तुमने कौन सा अपराध किया है? बड़ा भारी अपराध है, प्रभात होने पर सुनाऊंगा। इस रात्रि में केवल आश्रय दो। इतना कहकर वो अपना आर्द्र वस्त्र निचोड़ने लगा। उसका स्वर विकृत था, वदन नीरस था। अंधकार ने उसे और भी अस्पष्ट कर दिया था। युवती प्रभात की प्रतीक्षा करने लगी। तभी अचानक युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो त्रस्त हो गई। बोली, अपराधी? ये क्या? अपराधी हूं, सुंदरी। अब उसका स्वर पूरी तरह बदल चुका था। पागल प्रकृति पर्णकुटी को घेरकर अपनी हंसी में फूटी पड़ रही थी। वो करस्पर्श उन्मादकारी था। कामिनी की धमनियों में बाहर के बरसाती नालों की तरह रक्त दौड़ने लगा। युवक के स्वर में कुछ परिचय था, कुछ पहचान थी। लेकिन वनपालिका की वासना के कुतूहल ने भय का बहाना खोज लिया। बाहर करकापात के साथ ही बिजली कड़की और वनपालिका ने अपना दूसरा हाथ उस युवक के कंठ में डाल दिया। अंधकार हंसने लगा। बहुत दिन बीत गए, कितने ही बरस आए और चले गए। वही कुसुम कानन, जहां कभी मोर, शुक और पिक फूलों से लदी झाड़ियों में विहार करते थे, अब एक जंगल बन चुका था। राजकुमार अब वहां नहीं आते थे। अब वो राजा थे। सुकुमार पौधे सूख गए। विशालकाय वृक्षों ने अपनी शाखाओं से सब कुछ जकड़ लिया। उस गहन वन के एक कोने में एक पर्णकुटी थी। उसमें एक स्त्री और उसका पुत्र रहते थे। वो स्त्री वही वनपालिका थी और वह पुत्र उसी रात की देन था जब अंधकार हंसा था। दोनों बहेलियों का काम करते, पक्षियों को फंसाते, नागरिकों को बेचते, कभी कभी मृगशावक भी पकड़ लाते। उसी से गुजर बसर था। उस बालक का नाम किसी ने नहीं रखा। वो किशोर कहलाता था। एक दिन वनपालिका का पुत्र एक सुंदर कुरंग हिरन पकड़कर नगर बेचने ले गया। उस हिरन की पीठ पर सुंदर बूटियां थी। संयोग से उसी दिन राजा का पुत्र अपने टट्टू पर सवार होकर घूमने निकला था। रक्षक उसके साथ थे। राजपुत्र ने वो हिरन देखा तो मचल गया, चाहिए, वो हिरन चाहिए। किशोर मूल्य मांगने लगा। रक्षकों ने कुछ पैसे फेंके और हिरन छीनना चाहा, लेकिन किशोर ने गुस्से में आकर कुरंग का फंदा ढीला कर दिया। हिरन छलांग भरता हुआ भाग निकला। राजपुत्र जोर जोर से रोने लगा। वो अत्यंत हठी था। रक्षकों ने किशोर को पकड़ लिया और उसे राजमंदिर की ओर ले चले। वातायन से रानी ने देखा, उसका लाल रोता हुआ लौट रहा है। एक आधी सी आ गई। रानी ने सारा समाचार सुना, फिर आदेश दिया उस बहेलिये के लड़के को बेंतों से पीटा जाए। किशोर ने बिना रोए, बिना चिल्लाए, बिना आंसू बहाए सब कुछ सह लिया। बेंतों की हर चोट उसके शरीर पर गहरे निशान छोड़ गई। उसका सारा अंग क्षतविक्षत हो गया। वो चलने लायक भी नहीं रहा। उसी समय मृग्या से लौटते हुए राजा ने वो दृश्य देखा। उसके मन में एक बार दया आई, बस एक बार, लेकिन रानी की आज्ञा थी। राजा चुपचाप आगे बढ़ गया। जब राजा चला गया तब वनपालिका ने अपने बेटे को गोद में उठाया। अपने आंसुओं से उसके घाव धोते हुए उसने कहा, आह, वे कितने निर्दयी हैं। उसे क्या पता था कि जिस राजा को वो निर्दयी कह रही थी वही उस रात का अपराधी था, कोई और नहीं था। फिर कई वर्ष बीत गए। नवीन राजपुत्र को मृग्या की शिक्षा के लिए
वही नगरोपकंठ का वन चुना गया। वहां राजपुत्र हिरणों और पक्षियों पर तीर चलाता। वनपालिका को अब फिर कुछ लाभ होने लगा। हिरणों को हाकने से, पक्षियों का पता बताने से कुछ मिल जाता, लेकिन उसका पुत्र किशोर राजकुमार की मृग्या में कभी भाग नहीं लेता था। वो अब भी उस दिन की बेंतों को नहीं भूला था। एक दिन बसंत की उजली धूप में राजा अपने राजपुत्र की मृग्या परीक्षा लेने के लिए 16 साल बाद उसी जंगल में आया। राजा का मुंह एक बार विवरण हो गया। वही कुसुम कानन जहां कभी फूल खिलते थे, भंवरे गाते थे, अब सिर्फ एक सूना जंगल था। सुकुमार पौधे सूखकर लोप हो गए थे। कहीं की 2-1 अंकुर अपने प्राचीन बीज का निर्देश कर रहे थे। राजा स्वप्न की तरह उस अतीत की कल्पना कर रहा था। उधर अहेरियों के वेश में राजपुत्र और उसके साथी जंगल में आए। किशोर भी अपना धनुष लिए एक ओर खड़ा था। एक सुंदर कुरंग पर तीर छूटने लगे और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। किशोर का तीर कुरंग के कंठ को बेधता हुआ सीधा राजपुत्र की छाती में जा घुसा। राजपुत्र अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। किशोर को तुरंत पकड़ लिया गया। इधर वनपालिका को राजा के आने का समाचार मिला। वो फूल खोजने लगी, लेकिन उस जंगल में अब कामिनी के कुसुम नहीं थे। वही फूल जिनकी माला उसने कभी राजकुमार के गले में डाली थी। उसे सिर्फ मधुक और दूर्वा मिले। उसने उन्हीं की एक सुंदर माला बनाई। राजा क्रोध से उन्मत्त था। उसकी आंखों में आग थी। उसने आदेश दिया, मारो। बधिकों के तीर छूट गए। वो कमनीय कलेवर, वो किशोर धरती पर लौटने लगा। हर तीर उसके शरीर में धंसता जा रहा था। खून बिखर रहा था। ठीक उसी समय मधुक मालिका लिए वनपालिका राजा के सामने पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कठोर नियति अपना विधान पूरा कर चुकी थी। वनपालिका कामिनी किशोर के शव के पास पहुंची। वो पागल सी हो गई। उसने वो माला राजा के ऊपर फेंकी और किशोर को गोद में उठा लिया। किशोर की निश्चेष्ट आंखें मौन भाषा में जैसे कह रही थी, मां, मां। कामिनी ने उस आंखों से जो मानो हृदय में घुस जाती है, एक बार राजा की ओर देखा और फिर उसने देखा राजपुत्र का शव भी वहीं पड़ा था। राजा एक बार आकाश और पृथ्वी के बीच ठिठक गया, जैसे वो कहां से कहां चला आया हो। राजपुत्र का शोक और क्रोध वेग से बहती बरसाती नदी की धारा में बुलबुले की तरह बह गया। उसका हृदय विश्व शून्य हो गया। फिर वो सचेत हुआ। उसने देखा और पहचाना वो जीर्ण कौशे उष्णीश, वही वस्त्र जो उसने कभी एक मालिन को दिया था। वो वनपालिका, वही कामिनी। राजा ने पूछा, ये कौन था? वनपालिका ने गंभीर स्वर में सिर नीचा करके कहा, अपराधी। दोस्तों, कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। असली अपराधी कौन था? वो युवक जो उस रात वनपालिका के कुटीर में घुसा, वो राजकुमार जो राजा बना लेकिन अपनी ही संतान को नहीं पहचान सका, या वो नियति जिसने एक मासूम बच्चे को बैंतों से पिटवाया और फिर उसी बच्चे को अपने ही पिता के तीरों से मरवा दिया? तो दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपके नजर में अपराधी कौन है, और साथ ही हिंदी वाली स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उस दोस्त तक शेयर करें जो कहता है भाग्य से बड़ा कुछ नहीं। क्योंकि दोस्तों, अपराधी वो नहीं होता जो सजा पाता है, अपराधी वो होता है जो सजा देकर भी खुद को बरी कर ले। धन्यवाद।